क्रॉनिक किडनी डिजीज हृदय रोग और किडनी फेल होने का खतरा बढ़ाता है। जो ये डिप्रेशन है, तो लगभग 7.5% भारतीय किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं इस वक्त। कि डिप्रेशन वाले मरीजों की जो क्रॉनिक किडनी डिजीज उनमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है और हर 7 में से 1 भारतीय बीमार है वैसे, और इनमें से भी लगभग 5 करोड़ डिप्रेशन में है और 5 करोड़ एंजाइटी का शिकार है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया वंदना जी, नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, हाल ही में डिप्रेशन और किडनी में क्या संबंध है, इस पर एक नई रिसर्च आई है, तो आप हमें उसके बारे में बताएं। देखिए, पिछले 1-1.5 साल से हम लोग एक डर में और सहमे हुए जी रहे हैं और इस मौके पे डिप्रेशन भी कई लोगों को हो गया है और जिनको है उनका बढ़ भी काफ़ी गया है। तो कुछ माहौल ही ऐसा है जिसमें और साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लगभग 70% बीमारियां साइकोसोमैटिक ओरिजिन की हैं। तो ये इस वक्त डिप्रेशन टॉक ऑफ द टाउन है खूब हर लोगों पे। तो लगभग 5,000 लोगों के बीच में एक रिसर्च हुई है, चाइना में रिसर्च हुई है। तो ये जो रिसर्च हुई है वहाँ की यूनिवर्सिटी में 5,000 लोगों पे रिसर्च हुई है कि डिप्रेशन और किडनी के बीच में आपस में क्या कनेक्शन है, उसको समझने के लिए रिसर्च हुई है। तो इसमें शामिल 39% लोग अध्ययन की शुरुआत से ही डिप्रेशन से जूझ रहे थे और रिसर्च के दौरान अगले 4 साल तक इनका हेल्थ चेकअप लगातार किया गया और रिपोर्ट में सामने आया कि इनमें से 6% लोगों में किडनी के काम करने की क्षमता में तेजी से कमी हुई। तो जो शोधकर्ता थे उन्होंने बताया कि क्रॉनिक किडनी डिजीज हृदय रोग और किडनी फेल होने का खतरा बढ़ाता है। जो ये डिप्रेशन है, इसलिए किडनी की सेहत को बिगाड़ने के कारणों को समझना जरूरी है। तो एक बार बात कर लेते हैं कि भारत में इस वक्त मेंटल हेल्थ कैसी है हमारे देश की। तो लगभग 7.5% भारतीय किसी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हैं इस वक्त और देश में लगभग 6 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। भारतवर्ष की बात मैं कर रहा हूँ और 4,000 से भी कम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल हैं। सिर्फ आप देख लीजिए, लगभग 6 करोड़ लोगों के इलाज के लिए सिर्फ 4,000 मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल हैं जो उसका इलाज करते हैं और 20% आबादी हमारे देश की शिकार है इस वक्त हो जाएगी अगले आने वाले 1 या 2 सालों में। तो ये हमारे हाल है। और जो मैंने आपको बताया कि चाइना की जो ये रिसर्च आई थी साउदर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उन्होंने यही रिसर्च किया है कि डिप्रेशन वाले मरीजों की जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ उनमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है। सो एंजाइटी और डिप्रेशन को हराना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि आपके वाइटल ऑर्गन्स को, हार्ट और किडनी को असर कर रहा है। तो ये लैंसेट जर्नल में एक रिपोर्ट छपी थी, उसके मुताबिक हमारे देश में 2017 तक लगभग 20 करोड़ लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे और ये कुल आबादी का 15% हिस्सा था। ये 2017 की बात कर रहा हूँ, 5 साल पुरानी। और हर 7 में से 1 भारतीय बीमार है वैसे, और इनमें से भी लगभग 5 करोड़ डिप्रेशन में है और 5 करोड़ एंजाइटी का शिकार है। सो एंजाइटी और डिप्रेशन, एंजाइटी शुरुआती लक्षण देखा जाता है जब भी मेंटल हेल्थ की हम बात करते हैं। तो ये बहुत एक सीरियस डिसऑर्डर होने वाला है। लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर हमें बहुत काम करना पड़ेगा, इसमें बहुत ज़रूरत है। तो देखिए, दुनिया की तस्वीर की भी बात कर लेते हैं कि WHO के मुताबिक दुनिया भर में 26 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। 15 से 29 साल की उम्र के लोगों में आत्महत्या की दूसरी वजह डिप्रेशन ही है। ये काफ़ी नंबर स्ट्रॉन्ग है। तो मेंटल हेल्थ के मामले में हम रशिया को पीछे छोड़ देंगे आने वाले समय में। भारत की जो हर साल 1 लाख आबादी पर 16 लोग मानसिक तौर पे बीमार होकर आत्महत्या कर लेते हैं, ये भारत के आत्महत्या की रेशियो है। सो रशिया फिलहाल 1 नंबर पे है, लेकिन वहाँ पे 26 लोग सुसाइड करते हैं। लेकिन अगर आने वाले आंकड़े ऐसे ही रहे तो कुछ दिनों में
तंग आकर डिप्रेशन से हम लोग भी वहाँ जाएंगे। तो देखिए ऑप्टिमिस्टिक बिल्कुल अप्रोच अपने ज़िंदगी में। और एक बात और है, लोग छुपा लेते हैं अपनी मानसिक बीमारी को, डॉक्टर के पास अप्रोच नहीं करते और दवाइयाँ खाने से गुरेज करते हैं। इसकी दवाई लंबा चलती है, साल 2 साल 3 साल चलती है दवाई। लोग दवाई शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ दिन दवाई लेते हैं सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं और वो दवाई छोड़ देते हैं कि अब तो हम ठीक हो गए। लोग अक्सर साइकेट्रिस्ट के पास जाने से डरते हैं। देखिए ऐसा है, ये ब्रेन भी इसी शरीर का हिस्सा है, तो मानसिक रोगों को भी रोग समझना चाहिए। जैसे हमारा शरीर का कोई हिस्सा खराब हो जाता है, लिवर का खराब है तो हम लिवर वाले स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, हड्डियां खराब हैं तो हम ऑर्थो वाले के पास जाते हैं। इसी तरह अगर दिमाग में सोचने में कोई थॉट प्रोसेस में परेशानी है तो हमने जान के तो बुलाई नहीं है, ये बीमारी आई है तो डेफिनेटली उसके स्पेशलिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। कोई टैबू नहीं है, ये तो जाना ही पड़ेगा, जाएंगे। और केमिकल बैलेंस करने की दवाइयाँ सालों साल चलती हैं। अंडर मेडिकल सुपरविजन आपने इन दवाइयों को लेना है और जब तक आपको छोड़ने की सलाह न दी जाए तो नहीं छोड़नी है। लोगों में ज्यादातर एक भ्रांति है कि जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो नींद की दवाइयां ज्यादा देते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए वंदना जी, इसमें मैं एक बात कहूँगा कि फैमिली की सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार मरीज की हालत ऐसी होती है कि वो उसको समझ नहीं आती, तो ये फैमिली को आगे आना पड़ेगा उसमें, और ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखिए दवाइयाँ देने का जो सिस्टम है वो तरीके से धीरे धीरे बढ़ाती हैं। हम दवाई पहले शुरुआत करते हैं, फिर थोड़ा बढ़ाते हैं, फिर थोड़ा बढ़ाते हैं। तो दवाई को ये आपके डॉक्टर को समझ है कितनी दवाई देनी है, ब्रेन को किस हालत में रखना है। बिल्कुल आप जब कहा जाए तब आप फॉलोअप के लिए जाएं, और फॉलोअप पे आप रियलिस्टिक पिक्चर दें कि आप मुझे तो सर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो आपकी दवाइयाँ कम कर दी जाएंगी। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनको खुद भी समझ नहीं आता, वो भी टेस्ट करते होते हैं पेशेंट पर। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बिल्कुल मानसिक रोग चिकित्सक जो परामर्श दे रहे हैं स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो बड़े बिल्कुल एक्सपर्ट हैं और वो आपको बिल्कुल जल्दी आपकी बीमारी भांप के और कुछ दिनों में ही कंट्रोल कर लेते हैं और फिर लंबे समय तक इलाज करके। देखिए इसमें काउंसलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। अगर दवाइयों के साथ साथ सही तरह की काउंसलिंग की जाए और रूट कॉज को पकड़ा जाए, क्यों ये हुआ उसको पकड़ के अगर हम उस तक पहुंच जाते हैं और उसको हटाने की कोशिश करते हैं तो मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। काउंसलिंग क्या सिर्फ पेशेंट की ही होनी चाहिए, घर वालों की नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जी, फैमिली काउंसलिंग भी होती है और मरीज की काउंसलिंग भी होती है। दोनों ही अपनी अपनी जगह रिक्वायर्ड हैं। फैमिली काउंसलिंग भी होती है और इंडिविजुअल काउंसलिंग भी, और कंबाइंड काउंसलिंग भी होती है। क्या इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन भी कारगर सिद्ध होती हैं? जी, बहुत बड़ा रोल है इसमें होम्योपैथी का, क्योंकि होम्योपैथिक में हम मेंटल सिम्टम्स को बहुत अहमियत देते हैं। तो जैसे हमारी तो एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन, एक थॉट ऑफ जो है हमारा, उसमें बिल्कुल वो इसी पे चलता है। सिर्फ ब्रेन के सिम्टम्स में ही हम प्रैक्टिस करते हैं। सैगल थॉट ऑफ फार्मेसी है जो इसी पे चलता है। तो माइंड के सिम्टम्स बहुत हमारे लिए वैल्यूएबल हैं और होम्योपैथी का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। अगर एग्जैक्ट कॉज मिल जाए तो कई बार सिर्फ एक खुराक से बिल्कुल रोग पूरी तरह खत्म हो सकता है। तो बहुत सारी दवाइयाँ इसमें काम करती हैं। स्ट्रामोनियम है, इग्नेशिया है, नेट्रम्यूर है, पैसीफ्लोरा है, अवीना सटाइवा है, ऐसी बहुत सी दवाइयाँ इसमें काम करती हैं। लेकिन दवाइयाँ सेल्फ मेडिकेशन ना होम्योपैथी में, ना आयुर्वेद में, ना एलोपैथिक में, सभी में दवाइयाँ आप अपने चिकित्सक से सलाह से ही लेंगे। डॉक्टर खरबंदा, आपने बिल्कुल सही कहा कि दवाइयाँ हमेशा चिकित्सक की सलाह पर ही लें। आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।